इस शहर ने बहुत सारी कठिनाइयां देखी, चुनौती देखी और उनको पार करके एक ऐसा सागर भर दिया है जहां पर उम्मीदें तो हैं ही, लेकिन युवाओं के मन में ये शंका नहीं है कि हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। महिलाएं सुरक्षित हैं। किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। बहुत स्वागत सर आपका। क्योंकि शुरुआत कहां से की जाए ये बड़ा कठिन होता है, लेकिन आपने जिस तरीके की शुरुआत यहां से की, एक विकास का पहिया ऐसा लगाया कि उसे रफ्तार निरंतर मिलती रही। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा भूपेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से आपने विकास को सागर में रफ्तार दी है, इसका क्या राज है? देखिए, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2003 से लेकर और 2018 तक, बीच में एक 1.25 साल का ब्रेक था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बुंदेलखंड के विकास को बहुत फोकस किया। और बुंदेलखंड के विकास की अगर हम बात करें तो सागर शहर को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से स्मार्ट सिटी में सागर का चयन हुआ, और जिससे सागर नगर के डेवलपमेंट के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों को मिली। और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सागर शहर में अनेक काम चल रहे हैं, अनेक काम हो गए। दूसरा, सागर में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोला। और तीसरा, सागर में हमारे यहाँ ये पूरा एग्रीकल्चर एरिया है, कृषि आधारित पूरा क्षेत्र है, और कृषि को बढ़ाने की दृष्टि से हम लोगों ने अनेक सिंचाई परियोजनाएं सागर संभाग में स्वीकृत की। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आने वाले 2-3 वर्षों में जब ये हमारी सिंचाई परियोजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी, कुछ हो गई कुछ हो जाएंगी, तो हमारा सागर संभाग 100% एरीगेटेड हो जाएगा। तो जिससे रोज़गार भी विकसित होंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री भी आएंगी, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में खनिज संपदा है, हाँ, जैसे बक्सवाहा में हीरा बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया है, और लगभग 52,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ है। तो ऐसी प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा भी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में है। तो इस सब दिशा में काम हो रहा है। इससे रोज़गार भी मिलेगा और डेवलपमेंट भी होगा। तो आने वाले समय में बुंदेलखंड जो है वो प्रदेश के नक्शे पे एक पूर्ण रूप से विकसित क्षेत्र के रूप में आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल, बुंदेलखंड की जब बात आती है तो हम स्वर्णिम बुंदेलखंड की बात करते हैं। चाहे पानी हो, खनिज संपदा हो, यहाँ पर दिक्कतों के साथ साथ भरमार भी है बहुत सारी। एक मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं और एक वक्त ऐसा आया कोरोना से जो सब हम परिचित हैं, क्योंकि आप देखिए कोरोना काल में विकास का पहिया थमा, विकास का पहिया रुका, लेकिन कठिनाई के दौर में चुनौतियों का सामना करके फिर से उसे कैसे रफ्तार दी, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हमने देखा बहुत सारी चुनौती थी, उनको भी आपने पार करने में काफ़ी मेहनत की। जी हाँ, निश्चित रूप से जो कोरोना की सेकेंड वेव थी वो मतलब कल्पना से एकदम अलग था। कभी हम लोग जीवन में ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह से भी कोई कभी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। फर्स्ट वेव आई थी पर उसमें उतनी कठिनाइयां नहीं हुई थी। सेकेंड वेव में बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा था और लोगों को जो डेथ का रेशो था वो भी ज़्यादा था, और इसलिए हम लोगों ने ये प्लानिंग की कि जैसे हमारा सागर डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको हम लोगों ने 3-4 हिस्सों में बांटा।
तो जैसे हमारे विधानसभा में खुरई है, वहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल हमने तैयार कराया और उसमें 100 बेडेड हॉस्पिटल में हमने ऑक्सीजन से लेके डॉक्टर से लेके सारी व्यवस्था की और उसमें 300 लोग वहाँ से ठीक होकर गए। हम लोगों को लगता था कि फिर भी अभी जो परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से हम लोगों के पास बेड अभी भी कम है, संसाधन अभी भी कम है, मेडिकल फैसिलिटी अभी भी कम है। तो फिर हम लोगों ने जो एक हमारे यहाँ बीना के अंदर बीना रिफाइनरी है, उनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, 3 प्लांट उनके ऑक्सीजन के, और जो बंद थे जिसकी उनको तत्काल में कोई आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल। तो वो हम लोगों ने वहाँ बातचीत की और उस समय हमारे भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे बातचीत हुई, मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की और फिर उसका ऑक्सीजन का हम लोगों ने टेस्ट कराया तो वो पूरी तरह से इस मानवीय उपयोग के लिए ऑक्सीजन थी। और फिर सरकार ने तय किया कि यहाँ पर हम 1000 बेडेड हॉस्पिटल टेम्परेरी बनाएंगे और वो हॉस्पिटल हम लोगों ने रातों रात बनाने का काम किया। और आप उसको जाके देखेंगे तो जैसा एक हॉस्पिटल होता है वो सारी सुविधाएं उसके अंदर उपलब्ध हैं और वो हम लोगों का तैयार है। तो थर्ड वेव की जैसी संभावना अगर भूपेंद्र जी आप पूरी तरह से तैयार हैं सागर में, क्योंकि पूरे देश भर में हमने देखा ऑक्सीजन की जहां किल्लत चल रही थी वहां पर बीना रिफाइनरी के साथ एक बड़ी सौगात आपने सागर को दी। इसकी प्रेरणा कैसे मिली ये तो हम जानेंगे, इसके बारे में आप जिक्र लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी की वर्तमान परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत खींचतान चल रही है क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि लागू होना चाहिए, सरकार इसके लिए लगातार कोशिशें कर ही रही है, लेकिन जैसा कांग्रेस का कहना है कि सरकार इससे फायदा लेना चाहती है, आपने पहले क्यों नहीं लागू किया 15 साल पहले? यही वजह है कि क्या लाभ पहुंचाने के लिए राजनीतिक फायदा तो हालांकि कांग्रेस बता रही है, किस तरह से लाभ पहुंचाया जाएगा 27% ओबीसी आरक्षण के साथ इस वर्ग को, क्योंकि जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का प्रतिशत है वो 52% है। हमारे प्रदेश की कुल आबादी का 52% जो है वो ओबीसी है जी। और हमारी सरकार में हम लोगों ने ओबीसी के विकास के लिए, कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाने का काम किया जी। हम लोगों ने ओबीसी के हर डिस्ट्रिक्ट में छात्रावास बनाने का काम किया, ओबीसी की स्कॉलरशिप बढ़ाने का काम किया, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारत सरकार की तरफ से हुआ। ऐसे अनेक हमारे मध्य प्रदेश में एक अलग से ओबीसी मंत्रालय हम लोगों ने बनाया और उस समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिले, परंतु जैसा हम सब जानते हैं कि इंदिरा साहनी का जो एक 9 जज की बेंच थी जी जी। और उसमें जो जजमेंट था उसमें ये था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया कि हम 10% आरक्षण जो हमारे सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको हम 10% का आरक्षण देंगे और वो देश में लागू भी हो गया जी। और संवैधानिक संशोधन करके भारत सरकार ने उसको देश में लागू कर दिया। ओबीसी में यही कठिनाई सामने आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, परंतु बीच में ये एक विधेयक कांग्रेस सरकार लेकर आई कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। वो विधेयक उन्होंने कैबिनेट से पास किया और जब वो हाई कोर्ट में जैसे ही कैबिनेट से पास हुआ तो हाई कोर्ट में उसमें रिट लगी और हाई कोर्ट में पहली डेट पर ही उसमें स्टे हो गया। स्टे होने के जो कारण थे वो एक कारण तो ये था कि इन्होंने जो ओबीसी विधेयक था
उसमें ये लिखा हुआ था कि ओबीसी की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में 27% है। हाँ। तो पहली तो आप वहीं गलत हो गए जब आप 52 को 27%, ये विधेयक की कॉपी है मेरे पास। और इसमें सर आप ये ज़रूर दिखाइए। इसमें आप ये देखेंगे, इसमें इनने लिखा हुआ है कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में 27% है, जबकि मध्य प्रदेश में 52%। क्या बात है। तो इसी आधार पर कोर्ट ने इसमें स्टे कर दिया। और स्टे भी दो, एक उसके पीछे भी दो कारण हैं। उस समय जो सरकार थी उसके जो एडवोकेट जनरल थे, हाँ हाँ, वो उस पर उपस्थित नहीं हुए कोर्ट में, एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल की अनुपस्थिति में कोर्ट ने इसको, और दूसरा ये जो 27% लिखा हुआ था, इस आधार पर इस पर स्टे किया। और स्टे करने के बाद 1.25 साल तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 1.25 साल तक कोई उनकी तरफ से अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। और सरकार की तरफ से उस समय 1.25 साल तक कोई प्रयास नहीं हुए। एक ज़रूर सवाल है इसमें मेरा, क्योंकि जहां प्रतिशत गलत बताया गया वहीं एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्योंकि हाल ही में अभी आपने ओबीसी के जो संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों से सीएम हाउस में बैठक भी की, चर्चा की, उसके बाद ये निर्णय हुआ। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि ओबीसी का आरक्षण लाभ के लिए लागू किया गया है या फिर जनसंख्या का जो प्रतिशत है उनका, उस आधार पर लागू किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ओबीसी को कैसे आगे लाया जाए, क्या उद्देश्य क्या है? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से जो भी आरक्षण होता है वो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण होता है। तो मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, जैसा हमने कहा कि 52% पॉपुलेशन ओबीसी की है, तो मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं वो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ये 52% ओबीसी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और इसलिए इनको बराबरी पर लाने के लिए, समानता पर, सामाजिक समरसता की दृष्टि से इनको 27% आरक्षण मिले। 14% अभी मिल रहा है जी, और इनको 14% की जगह 27% आरक्षण मिले, जिससे कि इनका आर्थिक, शैक्षणिक विकास ओबीसी का दरअसल हो सके और कितने ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सके, कैसे विकास हो सके जनजाति का, ये सरकार का पूरी तरह से फोकस। के साथ एक सवाल, क्योंकि ओबीसी का विकास हो सके, साथ ही हर वर्ग का विकास हो सके, ये सरकार का फोकस है। आपसे मैं जानना चाहूँगी भूपेंद्र जी कि आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि रोड मैप तैयार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं, कितने उद्योग स्थापित किए जाएंगे? इसके साथ कौन कौन से नए उद्योग आपको लग रहा है कि और स्थापित करने सागर में बाकी? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने, जैसे ही हमारी सरकार आई जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए गंभीरता से प्रयास किए। और जो फर्स्ट डेट थी हाई कोर्ट में, उसमें हमारी सरकार आने के बाद हमारे जो एडवोकेट जनरल थे जी, वो कोर्ट में उपस्थित हुए। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, उनसे भी आग्रह किया कि आप भी सरकार का पक्ष हाई कोर्ट में रखें। और उन्होंने उसको स्वीकार किया और वर्चुअली उन्होंने हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष तुषार मेहता साहब ने भी रखा और हमारे एडवोकेट जनरल ने भी रखा। और उसमें ये हम लोगों ने कहा कि जो स्टे है वो सिर्फ 3 एग्ज़ाम को लेकर था। एक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 जी, एक पीएससी में जो मेडिकल स्टाफ का भर्ती होना थी एक वो, और एक पीजी मेडिकल। इन 3 में पर हाई कोर्ट का स्टे था, बाकी में स्टे नहीं था, बाकी डिपार्टमेंट में स्टे नहीं था, बाकी में लागू किया जा सके। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हैं, इन 3 को छोड़कर बाकी सारे डिपार्टमेंट में हम ओबीसी को 27% आरक्षण परीक्षाओं में और नौकरियों में देंगे। और वो आदेश लागू हो गए और अब मध्य प्रदेश में 27%
तो मैं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है भूपेंद्र जी, क्योंकि 20 तारीख को सुनवाई है और कौन कितना मजबूती से पक्ष रखे इसको लेकर तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आप अपने स्तर पर तमाम कोशिशें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल से भी मुलाकात हुई जैसा आपने बताया, लेकिन किस तरीके से और मजबूती से पक्ष रखा जाए? 20 तारीख की क्या तैयारी है सरकार की और आपकी? देखिए 20 तारीख को हम लोग हमारे सॉलिसिटर जनरल फिर रहेंगे, हमारे जो भी एडवोकेट जनरल जब तक होंगे वो एडवोकेट जनरल रहेंगे और सरकार की तरफ से हम लोग सारे तथ्य रखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं उसमें 27% आरक्षण ओबीसी को मिले। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक काम और किया है, मध्य प्रदेश में हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया है जिसका अध्यक्ष अभी गौरीशंकर बिसेन जी को बनाया है। ये जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है ये पूरे मध्य प्रदेश में एक्चुअल जो स्थिति है ओबीसी की उसमें उसका पूरा सर्वे करके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक पूरा सर्वे करके और वो रिपोर्ट सरकार को सबमिट तथ्यों के साथ करेंगे। तो कोर्ट में हम जितने तथ्यों के साथ बात को रखेंगे उससे उतना हमारा पक्ष मजबूत होगा, ओबीसी का पक्ष मजबूत होगा। तो भविष्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया। ये भी काफी जिक्र चल रहा था कि पक्ष ठीक से नहीं रखा गया कांग्रेस की तरफ से और मजबूती के साथ इस बार पक्ष रखा जाएगा। और सीएम ने ये भी कहा कि दिल्ली से जरूरत पड़ेगी तो वर्चुअली जोड़ेंगे वकील, लेकिन इस बार हम जो कांग्रेस सरकार ने किया मजबूती से पक्ष ना कर वो गलती हम नहीं करेंगे। देखिए कांग्रेस ने ये जो विधेयक लेकर आए थे जो त्रुटिपूर्ण था, ये लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले लेकर आए थे। कांग्रेस का उद्देश्य था कि लोकसभा चुनाव में हमें ओबीसी का वोट मिल जाए। लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं था ओबीसी के आरक्षण से कि ये मिले ना मिले, ना उन्होंने कोई अधिवक्ता पेश किए, ना कोर्ट में कोई गया, ना कुछ भी नहीं किया। और इन्होंने कैबिनेट से एक निर्णय किया कि ओबीसी को जो फॉरेस्ट के एग्ज़ाम है इसमें 14% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं ने अपने कैबिनेट से किया। अच्छा। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिक तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि आरक्षण 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मिल गया। इसलिए अब ये दिखाने के लिए कि हम बहुत गंभीर हैं और अब ये 2 साल, सवा 2-2.5 साल के बाद कह रहे हैं कि हम भी बड़े लायर लेकर आएंगे और वो पक्ष रखेंगे। तो आपने जब आपकी सरकार थी तब सारी चीज़ें आपने क्यों नहीं की? आज जब हमारी सरकार कर रही है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इस कारण से ये दिखावा कर रहे हैं। मतलब दिखावा किया गया, लेकिन अगर कांग्रेस चाहती तो मजबूती के साथ पक्ष रखा जा सकता था। दिक्कत अभी फिलहाल, हालांकि आने वाले क्योंकि उपचुनाव है भूपेंद्र जी, नगरीय निकाय चुनाव की बात कर ली जाए, साथ ही जो भी उपचुनाव आने वाले, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे इस बार के चुनाव में? देखिए नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं हम लोग चाहते थे कि जनवरी 20 में ये चुनाव हो जाए और इसलिए इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों ने दिसंबर में ही कंप्लीट करके 19 में और सबमिट कर दी थी इलेक्शन हमारे राज्य निर्वाचन आयोग को। उस समय परीक्षाओं के कारण डेट बढ़ी, फिर उसके बाद कोरोना आ गया तो कोरोना के कारण डेट बढ़ी। बाद में कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में ये उन्होंने रेट लगाई कि इसमें जो नगरीय निकाय में जो आरक्षण है ये आरक्षण जो है ये रोटेशन के आधार पर होना चाहिए। तो जबकि मध्य प्रदेश में रोटेशन के आधार पर नहीं होता, पॉपुलेशन के आधार पर। बिल्कुल। तो इसको कोर्ट ने स्टे कर दिया इलेक्शन को। उसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया नहीं है। अब इसके 2 ही रास्ते हैं कि या तो हमारी सरकार, हम लोग इसको स्वीकार करें कि रोटेशन के आधार पे हम करेंगे और या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। दोनों परिस्थितियों में चूंकि अब आरक्षण फिर से होगा
चुनाव लेट होंगे तो वोटर लिस्ट फिर से क्योंकि बनेगी। इसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। हालांकि अभी प्रशासकों की नियुक्तियां हो गई हैं, कई कार्यकाल खत्म हो चुके हैं और सभी को चुनावों का इंतज़ार है। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव की प्रणाली क्या होने वाली है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसको लेकर बड़ा भ्रम है और मैं चाहूँगा कि आज इस मंच से आप क्लियर करें कि क्या हो सकता है। नहीं, देखिए, इसमें दोनों तरह के मत हैं। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि अप्रत्यक्ष होना चाहिए। और जब चुनाव का समय आएगा तो सरकार फिर निर्णय करेगी कि किस पद्धति से चुनाव कराना है। तो अभी तो दोनों तरह के सुझाव आए हैं, इसमें सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं हुआ अभी। यानी इस पर बातचीत चल रही है और जो भी संभव होगा क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि सबकी सुनी जाती है और सबके विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। तो सरकार भी ऐसा ही करेगी, सबकी बातें सुनेगी फिर फैसला लेगी? हाँ, निश्चित रूप से सबके सुझाव ले रहे हैं और उसके बाद अंत में जो निष्कर्ष होगा उसके आधार पर फिर निर्णय करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल और है मेरा, क्योंकि जब नगरीय निकायों की बात आती है तो फिर हम विकास की बात ज़रूर करते हैं कि भाई सिटी में क्या हो रहा है, सिटी की सरकार आखिर कर क्या रही है। नगरीय प्रशासन विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन जिस तरीके से आपका विधानसभा क्षेत्र खुरई है और आप उसको भी एक मॉडल के रूप में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप ही बेहतर बता पाएंगे कि आपका नगर कैसा है, वहाँ पर किस तरीके से आपने विकास कार्य किए हैं, किस तरीके से उस मॉडल को तैयार किया है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोगों को एक, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, एक डेवलपमेंट का मॉडल कहीं ना कहीं तैयार करना चाहिए। बिल्कुल। तो चूंकि मेरा विधानसभा खुरई है, तो सागर के साथ साथ खुरई में एक डेवलपमेंट का मॉडल कैसा हो सकता है वो हमने डेवलप करने का प्रयास किया है। उसी के अंतर्गत हमने वहाँ की जो वाटर सप्लाई स्कीम थी उसको ठीक करने का काम किया। वहाँ का जो तालाब है, काफ़ी पुराना तालाब है, उसको, पूरे तालाब को गहरीकरण करके और उसको पूरा नया बनाने का काम, उसका सौंदर्यीकरण, गहरीकरण, ये दोनों काम किए। वहाँ पर पार्क नहीं थे तो इस समय हमने वहाँ पर बड़े बड़े 8-8, 10-10 एकड़ के 4 पार्क खुरई के अंदर बनाए हुए हैं। हमने जिम बनाया है, हमने बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है, इंडोर जिम हमने वहाँ पर बनाया हुआ है, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो अन्य सारी सुविधाएं हो सकती हैं स्वच्छता को लेकर, वो हमारा लगातार स्वच्छता का अभियान चलता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। सारे चौराहे बना सौंदर्यीकरण करने का काम किया। सारे रोड हम वहाँ के मॉडल रोड के रूप में बना रहे हैं, तो सारे रोड मॉडल रोड के रूप में, और उसको हम पूरे खुरई को हमने रीडेंटिफिकेशन में लिया है। तो हमारे यहाँ जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, उन सारी बिल्डिंग को हम नया बना रहे हैं रीडेंटिफिकेशन में, और उसमें पूरी बिल्डिंग हमारी आने वाले 2 साल में सारी बिल्डिंग नई हो जाएंगी। और अभी भी कई बिल्डिंग हम नई नगर पालिका की जो विकास का पहिया है आगे निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास बहुत ज़्यादा इस वक्त में ज़रूरी है भूपेंद्र जी, क्योंकि संभावित तीसरी लहर भी है, इससे भी निपटना होगा। आने वाले वक्त में कई और दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ये नहीं कह सकते पूरी तरह से विकास हो गया। विकास की जो धारा लगातार बहती नजर आ रही है। कितनी तैयारी है सरकार की तीसरी लहर को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि तीसरी लहर को लेकर जितनी तैयारी मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने की है, बहुत व्यापक स्तर पर तैयारियां हुई है। हम लोगों ने सारे हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने का काम किया, हमने बच्चों के अलग से वार्ड बनाने का काम किया है, साथ में हम हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, और हमारे प्रदेश के अधिकांश हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। हम डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं, नर्सेस की भर्ती कर रहे हैं। अब हमारा खुरई तो छोटी जगह है, पर वहाँ पर भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग गया। अभी सागर का चालू नहीं हो पाया, पर खुरई का चालू हो गया। तो हम लोग ऑक्सीजन की कमी किसी भी लेवल पे ना आए। बच्चों के लिए, क्योंकि बताया जा रहा संभावित तीसरी लहर, बच्चों के लिए भी अलग से, बच्चों के लिए वार्ड हो क्या? हाँ, बच्चों के लिए अलग वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड
अलग से बनाए। जी एक बहुत ही ज़रूरी सवाल यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के बाद अगर हम शहरों की बात करें या गांव की बात करें, तो सर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उद्योगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक बूस्टर डोज की। और अगर हम बुंदेलखंड की विशेष तौर पर बात करें तो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य रहा, हम दशकों पहले की बात करें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बुंदेलखंड पर भी फोकस किया, लेकिन आपका विशेष तौर पर खास फोकस रहा है। तो अभी कितने उद्योग स्थापित हो गए और भविष्य में, क्योंकि कोरोना की वजह से रोजगार चला गया, तो कितने और उद्योग स्थापित किए जाएंगे, किस तरीके से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने एक पॉलिसी और बनाई, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक ब्रांड कोई भी उत्पादन उसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम लोगों ने तय किया है। तो सागर ज़िले में जो हम लोगों ने उत्पादन तय किया है, उसमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को हम लोगों ने ज़िले के लिए एक ज़िले में एक उत्पादन इकाई, उसमें उसको हम लोगों ने माना है। तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की दृष्टि से जैसे देखें तो हमारे खुरई विधानसभा में बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनते हैं और पूरे देश में उनकी सप्लाई है। तो हम लोग वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं 200-300 एकड़ में, और उसमें ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सारा उसका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग वहाँ पर देंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट रहेगा। वो दूसरा जो वहाँ पर जो कटिंग वगैरह होती है लोहे की, बाकी सब चीज़ों की, उसका प्लांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी, तो कम कास्ट में वो कटिंग वगैरह हो जाएगी, तो छोटी इंडस्ट्री वाले लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक तो वो इंडस्ट्रियल रूप से डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे आ रही है। और तीसरा, जैसे बक्सवा का मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हीरे के लिए 52,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट गवर्नमेंट का हुआ है। और उसके साथ साथ जैसे हमारा छतरपुर ज़िला है, तो वहाँ पर सारे मिनरल्स हैं, रॉक फास्फेट से लेके, डोलोमाइट से लेके, सोप स्टोन से लेके, ग्रेनाइट से लेके, डोलो स्टोन से लेके, सारे मिनरल्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। रेत हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में है जी। और एक जो हमारा कैन बेतवा का जो परियोजना नदी जोड़ो, अटल जी के समय जो बनी थी, वो फाइनल स्टेज में है। और वो होने के बाद एकदम पूरा बुंदेलखंड, जैसा मैंने कहा कि पूरा बुंदेलखंड 100% एरीगेटेड हो जाएगा। उससे रोजगार के अवसर होंगे, विकास होगा, बाकी चीज़ें होंगी, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बुंदेलखंड वासियों के लिए खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि निरंतर ऐसे ही लगातार सरकार काम करती रहेगी, तो बुंदेलखंड का जो सूखा है वो कम से कम खत्म हो जाएगा। ऐसे वक्त में, क्योंकि मंत्री जी लगातार कहा जाता था बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है, ग्रामीण इलाकों में कैसे विकास हो सके, कौन कौन से अवसर रोजगार के हिसाब से, उद्योग के हिसाब से और स्थापित करने बाकी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई काम ऐसे किए गए हैं, कई काम करने बाकी है। लेकिन भूपेंद्र जी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे वक्त में लोगों से कनेक्ट करना, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनको समझाना। वैक्सीनेशन देखिए लगातार चल रहा है, लेकिन कई लोगों में भ्रम की स्थिति भी ऐसे वक्त में देखने को मिल रही है। सरकार के प्रयासों के साथ ही कोशिशें की गई है कि उनको समझाया जा सके, क्योंकि आपकी जिंदगी बचाने के लिए है। 100% वैक्सीनेशन अभी भी कई ऐसे जिले जहां पर पूरा होने वाला है। देखिए, वैक्सीनेशन में हम अगर देखें तो जितना अच्छा काम मध्य प्रदेश में हुआ, उतना देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। हमारे अनेक जिले हैं जो 100% वैक्सीनेट हो गए। इंदौर जैसे हमारा है 100% वैक्सीनेशन हो गया। हरदा जो हमारा जिला है वो 100% वैक्सीनेशन हो गया। सागर हमारा 65% वैक्सीनेशन हमारा जिला हो गया। हमारे ज़िले में अभी वैक्सीनेशन करना है, पर एक जो दिक्कत शुरू में जो आती थी कि लोगों में एक डर था या हिचक थी वैक्सीनेशन को लेके। भ्रम किसने फैलाया सर? भ्रम तो कांग्रेस ने ये भ्रम फैलाया था, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। बड़ी बात ये भी है। हाँ, वो कांग्रेस का काम ही ये है कि भ्रम फैलाओ और उसके बाद लोगों को गुमराह करके और उसका फिर कैसे
लाभ लिया जा सकता है वो लाभ। तो कांग्रेस चाहती थी कि कोरोना में गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो जाए, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि लोगों की मृत्यु हो जाए, लोगों का जीवन खत्म हो जाए, उनको तो लोगों को बांटो, समाजों को बांटो। अच्छा मंत्री जी, जो टारगेट रखा गया है कि सितंबर तक फर्स्ट डोज कंप्लीट हो जानी चाहिए, सीएम की तरफ से कहा गया दिसंबर तक सेकंड डोज भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, सागर के लिहाज से कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं क्या आप? नहीं, हम लोग कर लेंगे। अभी 17 सितंबर को हम लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है जी, उनके जन्म दिवस को हम लोग वैक्सीनेशन महाअभियान के रूप में मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो 17 तारीख को बहुत व्यापक पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश में फिर से हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि सितंबर में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन हर जिले में कंप्लीट। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जब बात आ रही है तो ये तीसरा महाअभियान होगा। शुरू हुआ और शुरू में भी रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश ने, जब 2.0 महा वैक्सीनेशन अभियान हुआ तब भी मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया, और अब तीसरी बार भी मुझे लगता है नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। इस बीच एक और महत्वपूर्ण मेरा सवाल है, क्योंकि आपके पास जो विभाग है, और अगर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा तो फिर बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि आपने हाल ही में अभी लगातार बिल्डर्स से चर्चा की। जिस तरीके से विकास होना चाहिए उसके लिए रेरा को भी स्थापित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि रेरा के आने से जो समस्याएं थी वो अब सरल हो गई, उनका सरलीकरण हो गया है, वो भी दूर हो रही हैं? नहीं, देखिए, रेरा का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो पब्लिक को ठीक ढंग से सारी सुविधाएं मिले, कॉलोनियों का विकास व्यवस्थित तरीके से हो, ये रेरा का मुख्य रूप से उद्देश्य था। हमारे मध्य प्रदेश में थोड़ा सा रेरा के काम में हम लोग लेट हुए हैं, और उसका कारण ये है कि बीच में रेरा में कोई चेयरमैन नहीं था। हमारी सरकार ने चेयरमैन, सरकार के समय में चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, वो हाई कोर्ट के जज करते हैं, और अब जो रेरा के चेयरमैन है वो उसको कुछ जो नियम प्रक्रिया को लेकर कुछ स्थितियां इस तरह की थी कि जिससे विलम्ब हो रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने उनसे बातचीत की थी, और बातचीत करने के बाद उनसे ये कहा कि जो भी सुधार करना है आप आगे चल के करते रहें, पर अभी हमारे प्रोजेक्ट डिले ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो भी उनको एनओसी नियमानुसार हमको देना है वो दी जाए। तो अब उसमें तेज़ गति आई है और अब परमिशन मिलना शुरू हो गई है, और हमारी कोशिश है कि हम लोग सरकार के स्तर पर इसको और तेज गति से। मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि आप बताएं ज़रूर, क्योंकि अभी हाल ही में जो सिस्टम हुआ करता था जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको इजी कर दिया, सिंगल विंडो सिस्टम, पूरी जगह के जो लाइसेंस हैं या फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार की जा रही हैं, लगता है इससे बहुत सुधार होगा आने वाले समय में? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 7500 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो कॉलोनियाँ अवैध थी या इलीगल थी। अब उसमें पब्लिक की तो कोई गलती थी नहीं, बिल्कुल, उन्होंने तो वहाँ प्लाट लिया और अपना मकान बनाया, और इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कैबिनेट से कि सभी जो 7500 कॉलोनियाँ हैं उनको हम सबको लीगल कर रहे हैं, और लीगल हमने सारी कॉलोनियाँ कर दी, और उसमें जो भी डेवलपमेंट होना है वो जो बिल्डर्स है वो करेगा, और वो नहीं करेगा तो हमारी कॉरपोरेशन करेगी। और कॉरपोरेशन करके जो खर्चा आएगा वो रिकवरी हम बिल्डर से करेंगे, पर लोगों को दिक्कत ना हो। और दूसरा, कॉलोनी लीगलाइज हो जाएगी तो लोगों का जो लेआउट प्लान है, भवन अनुज्ञा है, ये सारी चीज़ें लीगल हो जाएंगी। तो एक तो हम लोगों ने ये कर दिया। दूसरा, जो कंपाउंडिंग थी वो पहले 10% थी, तो कई लोग ऐसे, किसी ने गैरेज बना लिया, किसी ने छत के ऊपर एक कमरा बना लिया, तो वो इलीगल उसमें आता था। तो अब हमने कंपाउंडिंग 30% कर दी है कि 30% तक अगर आपके खुद के प्लाट में 30% आपने एक्स्ट्रा अगर निर्माण किया है तो उसको आप फीस जमा करके बैलेट करा सकते हैं। तो वो हम लोगों ने प्रावधान किया है, ये लेटेस्ट अभी 2-3। और तीसरा हम लोगों ने ये कर दिया कि अब जो भी बिल्डर्स है उसको लाइसेंस लेने के लिए एक ही लाइसेंस पर वो पूरे
एमपी में कहीं पर भी कॉलोनाइजिंग का काम कर सकता है। अब आपको हर जिले के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। सागर में भी आप बना सकते हो, भोपाल में भी बना सकते हो। एक लाइसेंस पे आप कहीं भी कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा हम लगातार, क्योंकि हम हमेशा खबरों में रहते हैं और हमारी जिम्मेदारी है, तो जब इस तरीके की खबरें आती हैं कि कॉलोनी को वैध की जगह वैध घोषित किया गया है जो कॉलोनी अवैध थी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैसला रहा और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन एक और बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आपने कहा कि जो नुकसान की भरपाई है वो भी की जाएगी। ये फैसला बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा क्षेत्रों को मिलेगा। मान रहे हैं भूपेंद्र जी कि क्योंकि आर्थिक चोट निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे मध्य प्रदेश इससे उभर रहा है। आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे, क्योंकि खुद सीएम भी कह रहे थे निवेश जितना ज्यादा हो सकेगा, जितने ज्यादा फंड आएंगे, चाहे रोजगार के लिहाज से, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जा सके, और कई संभावनाएं हो सकती है आने वाले वक्त में। सरकार का क्या रोड मैप है इसके लिए? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी राज्य में उसके डेवलपमेंट के लिए मैं ये मानता हूँ कि चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है जी। एक तो उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल। अगर लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखें तो हमारा मध्य प्रदेश इस समय लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा है जी। दूसरा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी। तो इस तीनों में आप अगर देखें तो सड़क, बिजली, पानी में हमारा मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से बहुत अच्छा है। हम पावर में सरप्लस हैं, वाटर में उसमें हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड्स हम लोगों ने सारे के सारे बना दिए हैं। जितने भी हमारे हाईवेज थे, जो हमारे मुख्य रोड थे, वो हम लोगों ने सारे रोड बना दिए हैं। और इसलिए बहुत तेज़ी से निवेश मध्य प्रदेश के अंदर पिछले इन वर्षों में आया है और अभी भी अनेक लोग निवेश के लिए आ रहे हैं। ऐसे कोरोना काल में भी अनेक लोग निवेश के लिए आ रहे हैं और निवेश यहाँ पर स्थापित मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो चूंकि हमारा सेंटर में स्टेट है तो हर दृष्टि से निवेश करने की दृष्टि से अनुकूल है। हमारे यहाँ लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ कोई ट्रेड यूनियंस वाला कोई इशू नहीं है। और इसलिए जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लगता है कि एक आइडियल स्टेट मध्य प्रदेश है और इसलिए यहाँ पर तेज़ी से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब एक मुद्दा हुआ करता था बीएसपी का, और वो मुद्दा था बिजली, सड़क और पानी। आपको लगता है कि भविष्य में, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती रही है वक्त वक्त पर, लेकिन आप लोगों का काम जो आपने अभी तक किया है 15 साल के बाद भी अभी निरंतर चल ही रहा है, अब ये मुद्दा नहीं आ पाएगा मध्य प्रदेश में, कांग्रेस भले कोशिश करती रहे? देखिए, मुद्दा भी नहीं आएगा और कांग्रेस भी अब मध्य प्रदेश में कब तक रहेगी कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस की जो स्थिति है वो उसका बहुत भविष्य अब मध्य प्रदेश में, देश में ही नहीं है, मध्य प्रदेश में भी वही हालत है। लगभग जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सब 75 के आसपास हैं। 2-5 साल की कांग्रेस और मध्य प्रदेश में है और बाकी कोई नीचे लीडरशिप है नहीं है। क्या खींचतान चल रही है वहाँ पर? तो कांग्रेस तो कंपनी है, कोई पार्टी थोड़ी है वहाँ तो। लेकिन देखिए, बावजूद दम भर रहे हैं कमलनाथ, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, फिर अभी कई फाइलें निकलवाएंगे। बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाए तो अब लाने की बात तो मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती रही कि कांग्रेस के अंदर ही अंदर अध्यक्ष बनने को लेकर बड़ी दौड़ चल रही है। क्या भूपेंद्र सिंह जी, आपको लगता है ये कांग्रेस की समस्या अभी से नहीं, पुराने समय से रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस में कोई कार्यक्रम तो होते नहीं है, उसमें तो इसी चीज़ की दौड़ चलती है। एक अध्यक्ष बनेगा, बाकी लोग उसको मिटाने के लिए लगेंगे, फिर वो जो दूसरा बनेगा तो वो उसको मिटाने के लिए लगेंगे। तो वहाँ कुल मिला के कैसे भी झगड़े हों, ये एक सूत्री वहाँ प्रोग्राम होता है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में यही चल रहा है क्या आप कह रहे हैं? पंजाब में देखो ना, अब अभी सिद्धू जी को बनाया तो वो अमरिंदर सिंह कह रहे हटाओ इनको, सिद्धू अमरिंदर सिंह को। तो कांग्रेस में तो सब एक दूसरे को हटाने में लगे रहते हैं। ये तस्वीर हम लगातार कांग्रेस के राज्यों में देखते रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप ज़रूर लगते रहते हैं और हमारे साथ आपके साथी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी आ चुके हैं।
बहुत स्वागत सर आपका, क्योंकि विकास जब होता है तो राजस्व भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वही मंत्रालय संभालते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, मैं वापस उस पर ही आ रहा हूँ, क्योंकि विकास का पहिया निरंतर ऐसा ही चलता रहे। आपने कहा कि कांग्रेस जो है अब बिल्कुल खत्म सी हो गई है। आने वाले समय में उपचुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर भी हालांकि टिकटों को लेकर कांग्रेस में अंदर खींचतान चल रही है। अरुण यादव नाराज भी हो गए, थोड़ा सा बैठक में नहीं बुलाया गया था। क्या लगता है आपको उपचुनावों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, क्योंकि लगातार अभी बैठकें हो रही हैं, नई नियुक्तियां भी हो गई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दल है ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये जीवंत संगठन है, ये कोई चुनावी संगठन नहीं है। हमारे यहाँ 12 महीने कार्यक्रम चलते हैं, चाहे वो हमारे प्रशिक्षण शिविर हो, चाहे हमारे रचनात्मक कार्यक्रम हो, चाहे समाज सेवा के कार्यक्रम हो, कोई भी हम लोग ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ को लेके हमारे कार्यक्रम ना चलें। अगर कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा सेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेवा करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक संगठन भी है, सोशल एक्टिविटी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें रहते हैं, और इसके साथ साथ एक जीवंत राजनीतिक संगठन है जो विचारधारा के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर चलता है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में। उस विचारधारा को लेकर काम करते हैं और इसीलिए आज देश का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि लगातार निरंतर आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि उपचुनावों में सफलता मिलेगी। एक मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम इस चर्चा को बिल्कुल विराम देंगे। बहुत छोटा सवाल है मेरा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हमने लंबी चर्चा की है, लेकिन मैं भूपेंद्र सिंह जी जो कि लगातार कहते हैं कि कांग्रेस जो है भ्रम फैलाने का काम कर रही है, क्या कांग्रेस ओबीसी की विरोधी रही है? देखिए, कांग्रेस का इतिहास हमेशा ओबीसी का विरोधी रहा है। 52 से लेकर आप अभी तक देखें तो कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा ओबीसी को, क्या उनने तो किसी को भी नहीं चाहा। वो तो एक जो कॉरपोरेट सेक्टर है, उस कॉरपोरेट सेक्टर के लोग राज करते थे, उन्होंने कभी नहीं चाहा। और ओबीसी को तो कभी कांग्रेस ने चाहा ही नहीं। और इसलिए मध्य प्रदेश में तो सिर्फ कांग्रेस या कमलनाथ जी एससी को बांटना, ओबीसी को बांटना, एसटी को बांटना, ये लोगों को आपस में बांटने का प्रयास कांग्रेस के लोग करते हैं, जिसमें उनको सफलता नहीं मिलती है। और कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भूपेंद्र सिंह जी, आपने निष्पक्षता के साथ और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। कांग्रेस पर भी जरूर निशाना साधा, लेकिन विकास की बात भी कही। बुंदेलखंड में कैसे रोजगार स्थापित होगा, इसके अलावा किस तरीके से सागर विकास कर रहा है, किस तरीके से खुरई में विकास हो रहा है और किस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास की बातें हो रही हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत की। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर ही उपस्थित रहें।